नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसबीआई पीओ प्री के पेपर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका 17, 18, 19 एंड 20 ऐसे 4 दिनों में 4-4 शिफ्ट्स में पेपर होने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। आशा करता हूं दोस्तों कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा एंड इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी इंडक्टेड इनटू द एसबीआई। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट शिफ्ट में जाने वाले हैं 10 बजे की और 12 बजे की, उनके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी सेशन लाया है। जिनको स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में ही आप प्री कैसे क्लियर कर सकते हो वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चंस का ऑर्डर कैसे होना चाहिए। और 1 बजे का मेरा भी पेपर है। मैं सेल्फ गिवन पेपर का एनालिसिस भी करूंगा 3 बजे कि एक्चुअल पेपर में क्या आया था, लेवल कैसी रहती, कट ऑफ कैसे कितना जाएगा और अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। इस सेशन में हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि पिछले एक 2021 का पेपर था एसबीआई का, मेमोरी बेस्ड पेपर है, एक्चुअल क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। और लेटर वन मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप एंड तक देखते रहिए। एंड अगर वीडियो पसंद आता है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और पसंद आया तो लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये है, पहले छोटी सी एक अनाउंसमेंट कर दूं दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स है जो पुलिस भर्ती के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी उनका पेपर है तो उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन बैच है। हमारे कोर्सेस जो है, अभी जिनको एसबीआई पीओ मेंस का स्पेसिफिक बैच भी ज्वाइन करना है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बैच स्पेसिफिक ऑनगोइंग है। बाकी कोर्सेज के भी आईबीपीएस एसबीआई वगैरह। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे आप में से कि प्रिपेयर करके ना गए, डायरेक्टली एग्जाम के लिए गए विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी मेंटोरिंग एंड डायरेक्शंस। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी नेक्स्ट, अगर समझो कोई कारण से इस एग्जाम में नहीं हो पाया, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको ये हम बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एक फाउंडेशन बैच है जो अभी एसबीआई पीओ स्पेसिफिक अगर चाहिए आपको तो उसके लिए भी बैच अवेलेबल है, और फाउंडेशन बैच भी है जो 1 साल का टीचिंग प्रोग्राम। चलो, तो ये है एसबीआई पीओ का मेमोरी बेस्ड पेपर 2020 में आया था। मेमोरी बेस आप बोल सकते हो, एक्चुअल पेपर तो हमें नहीं मिलता, बट मेमोरी बेस इट वाज सिमिलर मींस मोर और लेस सिमिलर टू द एक्चुअल पेपर, सेम काइंड ऑफ। तो ये एसबीआई पीओ का पेपर है। इसमें हम पहले देखेंगे कि हमने एज अ स्टूडेंट क्या अटेम्प्ट करना चाहिए। क्वांट का पेपर है ये, हम कुछ पार्ट्स में इसे डिवाइड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अब स्ट्रेटेजी जो होगी, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं, डीआई से स्टार्ट करते हैं। मेरे ऐसा मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपने क्या करना चाहिए, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो कहां से स्टार्ट करता। सो आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करता। हम देखो एक्चुअल उसका सॉल्यूशन भी देखते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेकंडों में जाने वाला, और आप एक सेफ जोन में चले जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो इसलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसा है, क्वेश्चन नंबर 36, आपको इसकी आइडिया है, बेस्ट ट्रिक है इसकी। हम स्कूल में करते वैसे है नहीं, ये सारे ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड 10y प्लस 10x। तो x एंड y की वैल्यू हम यहां निकालने करेंगे। आपको पता है अकॉर्डिंग टू द साइन इसकी बेस्ट ट्रिक है ये, आप ट्रिक बोल सकते हो या फिर एक एनालिसिस है एक्चुअली, कि क्या है, माइनस माइनस है, सो दोनों जो रूट्स होंगे x होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और ये इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, 5 इंटू 2, जिसका सम कितना होगा, 7 होगा। तो 5 एंड 2 ये उसके रूट्स हो गए, x की वैल्यू ये होगी। एंड माइनस माइनस है तो ये पॉजिटिव आता है, निगेटिव आता है, और जो निगेटिव है वो स्मॉलर आता है। अब ये कैसा होता, क्या होता, हम जो एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कितना होता, 3 1 3 है ना, या 3 1 3, तो छोटा वाला 1 आएगा और बड़ा वाला 3 आएगा। तो इसमें से बड़ा कौन है, अभी हमें कंपेयर करना है। तो कंपेयर देखो, 5 इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, 2 इससे भी बड़ा है, 2 छोटा है, 2 छोटा है 1 से, इन 3 से, और 2 जो बड़ा है 1 से। तो आपका आंसर देखो, ये साइन जो है ऑल डायरेक्शन में नहीं है, इट मींस यू कैन नॉट डिसाइड द रिलेशन, सो आंसर वुड बी ई। आपका आंसर होना चाहिए ऐसे केस में ई होगा। ओके, 5 सेकंड का आंसर है, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मेंटली ही सॉल्व हो जाता है।
चलो नेक्स्ट सवाल, लेट अस सी क्या बोला है। अगेन एक्स एंड वाई की वैल्यू यहां हम लिखेंगे। क्या बोला है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का रिलेशन है तो क्या होना चाहिए, दोनों प्लस प्लस में आएंगे। और इसका फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये होता है 11 इंटू 13, ठीक है, 11 इंटू 13 और दोनों की टोटल करेंगे तो कितना होता है 24, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आपको थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया है। और y की वैल्यू देखो, माइनस 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 प्लस का कॉम्बिनेशन है तो दोनों प्लस प्लस में आएगा। तो 210 ये क्या लिख सकते हैं हम, 14 इंटू 15 और दोनों का 14 15 का अगर सम करोगे तो 29 आता है। तो फैक्टर्स डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए। आपको इसके लिए टेबल बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। आपके टेबल्स अगर अच्छे से लर्न है, तो आपको कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। मैंने इसकी स्ट्रेटेजी भी बताई है। चलो तो अब देखिए दोनों का क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। 11 दोनों से छोटा है, 13 दोनों से छोटा है ना। तो आपका आंसर होना चाहिए कि x इज लेसर देन y। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 22 प्लस 117। तो दोनों x एंड y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू दोनों माइनस होंगी और ये कितना होता है 13 इंटू 9 और इन दोनों की टोटल कर दी तो 22 आता है। मतलब आपके दोनों फैक्टर्स आए 13 और 9। और अब देखिए दोनों भी माइनस का साइन है तो पॉजिटिव का साइन है तो दोनों माइनस होंगे। तो कितना होता है 32। 132 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 132 मीन्स होता है 13 इंटू 11 इंटू 12, ठीक है, 11 इंटू 12 और 11 इंटू 12 कितना होता है 23। तो एक आंसर आपका 11 आ गया और दूसरा आ गया 12। दोनों फैक्टर्स है, कोएफिशिएंट तो कोई है नहीं, तो देखो डायरेक्ट आंसर आएगा। तो कैसे जाएंगे हम, अब कंपेयर करेंगे। सो 13 इज लेसर देन 13, माइनस की साइन है इसलिए दोनों से छोटा है 13 और 9 जो है दोनों से बड़ा है। सो इट मींस योर आंसर वुड बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपका आंसर होगा अगेन ई, मतलब इसका आंसर होगा ई, आप डिसाइड नहीं कर सकते। ओके चलो नेक्स्ट सवाल 39 नंबर का सवाल देखेंगे हम। क्या है 39 नंबर का सवाल देखेंगे तो क्या है सवाल में, साइन देखेंगे तो दोनों नेगेटिव, तो x एंड y की वैल्यू नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा और नेगेटिव कौन सा होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो 20 इंटू 2 कितना होता है 40 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं 40 के, जिनका डिफरेंस 3 का है तो 8 एंड 5 होता है ना, 8 एंड 5। तो स्मॉलर 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा और इसको हमने कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करना है तो कोएफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है। अब देखो कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं भी किया चलता क्योंकि ये जो 2 है दोनों जगह है तो हम नहीं करते, ठीक है। वैसे तो करना चाहिए लेकिन दोनों जगह सेम वैल्यू है तो कंपेयर ही करना है हमको तो नहीं करते हैं। उसके बाद दोनों जगह क्या आएगा, माइनस और माइनस आएगा और 5 11 5 क्या होता है 5 और 30 के फैक्टर चाहिए हमको, कितने 15 इंटू 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 30 के फैक्टर होते हैं 6 इंटू 5 एक, तो ये 6 होना चाहिए 5 होना चाहिए, बस हो गया आपका आंसर, इतना करना चाहिए आगे आंसर। तो 8 में से ये दोनों से बड़ा है, ये देखो ये इससे छोटा है, इससे भी बड़ा है 5, मतलब ये 6 और 5 को कंपेयर किया तो ये इससे बड़ा है और ये दोनों इक्वल है। तो आपका आंसर होना चाहिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, यानी कि b, क्या आंसर होगा b, ठीक है। 40 का देखते हैं, 40 का क्या है, x एंड y की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव आएगा, पहला तो x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y की वैल्यू अगेन पॉजिटिव। तो 32 कैसा हो सकता है 8 एंड 4 है ना, 8 एंड 4 और 96 कितना होता है 12 इंटू 8 होता है, ठीक है, 12 इंटू 8, बस हो गया। तो क्या आएगा ये, देखो क्या आएगा, तो कंपेयर करेंगे तो ये इससे छोटा है 12 से छोटा है लेकिन 8 बराबर है, 4 इससे छोटा है और 8 से भी छोटा है। योर आंसर वुड बी एक ही डायरेक्शन में है, सो x इज लेस देन इक्वल टू y। दिस इज अ बेस्ट ट्रिक एक्चुअली। डी पे हम जाते हैं, कैसा आता है क्या आता है हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो सिर्फ पेपर है, ठीक है। x इज लेसर देन y। आई होप यू गॉट दिस। आगे चलते हैं। अब ये होने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद कुछ लोग क्या DI पे जाएंगे। अब जिनका DI पे अच्छा कमांड है वो DI सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कुछ लोग क्या करेंगे, जिनका DI पे अच्छा कमांड है, DI डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो DI पे जा सकते हैं। तो
और जिनका अरिथमेटिक अच्छा है, जिनको ऐसा लगता है भैया अरिथमेटिक में मेरी अच्छी कमांड है, मैं ओरली इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, तो उन लोगों ने अरिथमेटिक पे जाना चाहिए। या फिर दूसरा फिर जाएंगे हम नंबर सीरीज पे। अब नंबर सीरीज, उसके बाद नंबर सीरीज की अगर दो टाइप्स की नंबर सीरीज आती है आपको, एक तो मिसिंग आती है या फिर रॉन्ग वाली आती है। अब रॉन्ग वाली अगर नंबर सीरीज अगर आ गई, रॉन्ग वाली अगर नंबर सीरीज आ गई तो भी वो इजी रहती है ना, प्री की है बात है, ये डिफिकल्ट होगी नहीं। तो अब देखो नंबर सीरीज हमने स्टार्ट की, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करके गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको बहुत फास्ट आता है, तो नंबर सीरीज पे जाएंगे। तो देखो यहां क्या किया है उन्होंने भाई, 5, 18, 34, 54, 79, 110 एंड 158। ठीक है। अब देखो कि नंबर्स कोई ज्यादा बड़े नहीं है, तो आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए इट इज अ डिफरेंस। तो कितना होता है 13, इनके बीच में कितना होता है, तो ये होता है 18, 16, 16, ये कितना होता है तो 20, और ये कितना होता है 5 और 25। क्या लग रहा है यहां से देखो, 13 का 3 हो गया, यहां से 4 हो गया, यहां से 5 हो गया। ओके वेरी गुड। यहाँ कितना होना चाहिए फिर, अभी कितना होता है, ये होता है 79, मतलब 21 प्लस 31, 31। तो यहाँ कितना होना चाहिए था 25 और 6, ये तो सही चल रहा है। ओके, तो आगे 7 होना चाहिए, मतलब 31 में 7 जोड़ दूं तो 38 होना चाहिए। तो मैंने 38 पे देखो 110 में जब 38 जोड़ूंगा तो मेरा यूनिट प्लेस पे 8 आ रहा है, और अक्रांति 14, 148 आना चाहिए था, लेकिन यहां तो 158 है। इट मींस योर इज रॉन्ग टर्म, दिस इज रॉन्ग टर्म। ठीक है, 158 इज द रॉन्ग टर्म। समझ आ रहे, 158 इज द रॉन्ग टर्म। आई होप यू गॉट दिस। आगे 57 की बात करते हैं, 57 की बात करते हैं। तो 57 में क्या दिया हुआ है, 1112, 112, 128, 108, 132, 104, 134 एंड 100। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चन। अभी इसका डिफरेंस देखते हैं हम, तो कितना आएगा, डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि डिफरेंस वाली सीरीज है, तो 16 डिफरेंस है इनके बीच में, 0 और ये कितना है, यहाँ पॉजिटिव का 16 है, यहाँ नेगेटिव का क्या है 20 है, नेगेटिव का 20 है। यहाँ क्या होगा 18, ये होता है 24, है ना, 24 8 32 होता है ना, पॉजिटिव का 24 आएगा। ठीक है, पॉजिटिव का इनके बीच में कितना होता है, नेगेटिव का, नेगेटिव का कितना होगा, तो वो आएगा 28। ठीक है, माइनस 28, 132 में से मैंने 28 माइनस कर दिया तो इतना था। और आगे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव का कितना होगा 0, और 10 का 3 आता है। अब देखते पैटर्न क्या चल रहा है, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस है 4 का, इनके बीच में भी डिफरेंस 4 का है, इनके बीच में भी डिफरेंस 4 का है। तो आगे 28 4 32 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, तो 34 का। ठीक है, हालांकि यहां कितना होना चाहिए था, तो यहां तो 2 का है और यहां भी 4 का है। ठीक है, तो अब देखो दो डिफरेंस है, एक डिफरेंस यहां गलत हो गया, यहां कितना होना चाहिए था, यहां 28 है और यहां कितना हो गया 34। तो ये चीज हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अब दोनों में से कौन सा सही होगा, यहां तक तो सही है 4 4 4, तो यहां मैंने अगर 4 लगा दिया तो यहां कितना होना चाहिए था 28 4 32 होना चाहिए था, और इनके बीच में आगे 4 लगाया तो 36 होना चाहिए था। तो ये टर्म गलत है, आपकी दो डिफरेंसेस गलत आ रहे हैं, दो डिफरेंसेस गलत आ रहे हैं, मतलब 134 इज द रॉन्ग टर्म। समझ गए हो, 134 इज द रॉन्ग टर्म। कैसा है देखो, यहां से फिर से बताता हूं, 16 20 24 28, यहां 34 आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का अगर कर दिया हमने तो 0 और 30 का डिफरेंस आ रहा है। हालांकि हमें कितना होना चाहिए था, 32 होना चाहिए था, यहाँ 32 अगर रहा होता तो बराबर सेटिस्फाई होता। तो ये डिफरेंस गलत है, मतलब ये दो डिफरेंसेस अगर गलत आए तो आगे क्या होना चाहिए, ये आपका आंसर होगा, 134 इज द रॉन्ग टर्म। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल नंबर सीरीज का ही सवाल है। देखो क्या है, 5 5 6 5 6 14 45 184 920 5 5 5 एंड 6। अब देखो 5 से नंबर सीरीज शुरू हुई है और 5556 पे बहुत बड़ी हो चुकी है। क्लियरली समझ में आता है कि इसमें क्या राज है, क्या राज हो सकता है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं भैया, राज ये है इसमें कि ये है मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम, तो क्या करना चाहिए, तो लास्ट का देखें यहाँ, इनको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते और उसमें 5 जोड़ देते हैं।
कितना, 4 जोड़ देते, सॉरी 4 जोड़ देते तो वो डायरेक्टली समझ में आता कि ये उसका होता है। ये इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 जोड़ दिया तो हमारा 45 होता है। 6 का कितना है, 6 का 2 कर दिया और 2 जोड़ दिया तो भी चलता है। और 5 का 1 टाइम कर दिया और 1 जोड़ दिया तो चलता है। देखो क्या लग रहा है लॉजिक। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 ऐड किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2 ऐड किया, 3 को मल्टीप्लाई किया 3 ऐड किया, 4 को मल्टीप्लाई किया 4 ऐड किया। तो आगे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने करना चाहिए 5 को मल्टीप्लाई और 5 ऐड करना चाहिए। तो यूनिट डिजिट से ही करेंगे हम। देखो 4 इंटू 5 हमने कर दिया प्लस 5 कर दिया तो कितना होता है 20 और 5 25। तो यूनिट डिजिट में तो 5 आना चाहिए। इसका मतलब 920 इज द रॉन्ग टर्म। कितना है, 920 इज द रॉन्ग टर्म। समझ आए? ओके, मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट। लास्ट वाला कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 4 से मल्टीप्लाई किया 5, 4 इंटू 5 यूनिट डिजिट उठाया, यहां से यूनिट डिजिट उठाया, 4 इंटू 5 प्लस 5 बराबर यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 है। इट मीन्स यूनिट डोंट नीड टू गो फर्दर। ठीक है, चलो 59 की बात करें। 59 में क्या होता है भैया, 10, 22, 35, 50, 68, 92, 117। तो क्या होना चाहिए, डिफरेंस ही समझ में आता है, कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं। डिफरेंस ही समझ में आता, बहुत बड़ी वैल्यू है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, 10, 22, 35, 50, 68, 92, 117। तो कितना है डिफरेंस, यहाँ से 12 का डिफरेंस है, या कितना है तो 13 का डिफरेंस है, या कितना है तो 15 का डिफरेंस है, या कितने का है तो 18 का है, या कितने का है 68, 92। मतलब 8, 2 जो होगा 2 70 और 22 और 2 24, 24 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये कितना डिफरेंस चल रहा है, देखो 1 का, 3 का, 1 का, 2 का, 3 का, यहाँ 4 का होना चाहिए था। और आगे देखते हैं हम इनके बीच में कितना आएगा, तो यह आएगा 5 और 9 2 11 तो 25। तो आगे 1 का, तो दो डिफरेंसेस अगर गलत आए, तो समझ लेना ये वाली चीज गलत है। सो 97 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, 92 इज द रॉन्ग टर्म। ना समझे, 92 इज द रॉन्ग टर्म। समझ आया, 92 इज द रॉन्ग टर्म। 92 इज द रॉन्ग टर्म। दो डिफरेंसेस जब गलत आ रहे हैं, इसका मतलब उसके ऊपर वाली टर्म गलत होती है। चलो कोई बात नहीं। अब ये आखिरी सवाल इस नंबर सीरीज का, तो देखिए 64, 34, 36, 56, 114, 287, 287 एंड 860। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो 0 या 30 होता है, 6 में से निकालेंगे 2 होता है। ओके, अब क्या किया है, 64, 34, सॉरी माइनस करेंगे, हाँ माइनस का 30 है, कितना है 0, और ये माइनस 30 किया हमने। लेकिन आप नोटिस करो कि आगे जो है बहुत कम डिफरेंस है, तो ये तो नहीं चलेगा। अब जब भी दूसरा एक लॉजिक होगा कि पहली टर्म दूसरे टर्म की हाफ या कुछ हो, सॉरी दूसरी टर्म पहले टर्म की हाफ या हाफ से लगभग आधी आसपास हो, तो क्या करना चाहिए, पहली टर्म दूसरे टर्म की हाफ या हाफ से लगभग आधी या कम होनी चाहिए। तो उस समय क्या करेंगे, देखो मैंने इसको क्या करना चाहिए, 64 को मैंने जब आधा कर दिया और प्लस उसमें 2 जोड़ दिया तो मेरा आंसर आता है 34। मतलब 64 को मैंने आधा कर दिया और उसको 2 जोड़ दिया, मतलब 32 में 2 जोड़ दिया तो 34 हो जाता। ओके, यहां से तो समझ आया कि भैया क्या लॉजिक है, 0.5 से मल्टीप्लाई किया प्लस उसमें 2 किया, इसमें इंटू 1 प्लस 2 कर दिया तो हो जाता, 34 1 34 और प्लस 2 36 हो जाता। ओके, उसके बाद इनका देखेंगे हम, तो ये कितना आता है, तो आप देखो इसका लगभग आपने डेढ़ गुना करना चाहिए, 36 इंटू 3/2, डेढ़ गुना मतलब 3/2 होता है, प्लस उसमें कितना जोड़े तो 2 जोड़ देते हैं। देखे 18 तिया 54, 18, इसको देखो मैंने क्या किया, 36 का डबल बताता हूँ, 36 को मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 किया। ठीक है, तो कितना आता है, ये 2 से काटा तो 18, 18 तिया 54, 54 प्लस 2 तो कितना होना चाहिए 56, कितना होना चाहिए 56 आ गया। तो मतलब यहां मैंने क्या किया भाई, तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया एंड प्लस उसमें 2 किया। चलो यहां तक तो सही हुई कहानी। अब यहां तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अब आगे हमको क्या करना पड़ेगा, अब आगे 56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो कर दिया। 56 का 112 होता है जब डबल कर देते, तो 56 को हमने जब डबल कर दिया तो 112 होता है, प्लस 2 जोड़ दिया तो 114 हो जाता है, ये भी सही हुआ।
अब इसके बाद देखो, अब इनका भी देखते हैं। अब मैंने 2 से तो कर दिया, अब 114 को 5/2 मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। 2.5 मतलब होता है 5/2 प्लस उसमें 2 जोड़ देंगे, तो देखो कितना आता है ये। आप इसका समझो आधा कर दे तो ये 57 होता है। तो आप 7 × 5 + 2 करोगे तो 35 और 2 37, तो यहां भी सही चल रहा है, ये सही है। तो आखिरी वाला अभी क्या होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ढाई हो गया तो 3 से मल्टीप्लाई करना, 287 × 3 + 2, तो कितना होना चाहिए देखो 21, 7 या 21, 21 आएगा। 21 का मतलब यूनिट डिजिट में 1 + 2, तो 3 होना चाहिए, तो 860 इज द रॉन्ग थंब। समझ गए कितना आसान है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक था। उसमें मल्टीप्लिकेशन भी कौन सा, पॉइंट वाला, मतलब 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2 2.5, ऐसा लॉजिक था उसमें। बहुत ही आसान से नंबर सीरीज थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट अप्रोच होना चाहिए आपका, दो अप्रोचेस डिपेंड करते हैं। एक तो आपको डीआई अगर अच्छा लगता है तो डीआई पे जाइए, इट डिपेंड्स और वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि स्टैटिक होना चाहिए। अब कुछ लोगों को, जैसे मैं अरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन मेरे जल्दी बन जाते हैं, तो मैं हमेशा अरिथमेटिक पे फोकस करता हूँ। तो देखो मैंने लास्ट पेपर भी आपका निकाला था, बहुत सारे पेपर, अभी आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया है, उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क भी दिया है, मेंस भी दिया है, सारे एग्जाम्स मैं खुद देता हूं, इसलिए मैं खुद बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम के, क्योंकि सवाल बहुत छोटे छोटे होते हैं अरिथमेटिक के और बहुत आसान भी होते हैं, बट प्रोवाइडेड यू मस्ट बी वेरी अवेयर, और आपकी कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 41 नंबर का सवाल, अ बोट ट्रैवल्स अपस्ट्रीम। अब पहली बात तो अपस्ट्रीम मतलब होता है x - y, ट्रैवल अपस्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन अपस्ट्रीम इज डिक्रीज बाय 40%। ओके, तो देखो अपस्ट्रीम यहां पे मैं पहला और अपस्ट्रीम दूसरी, दो रिलेशन है। ये क्या बोल रहा है, समझो ओरिजिनली उसकी अगर 100 रही होगी, या फिर हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में भी लेते हैं। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है भैया, 40% की वैल्यू होती है, ये सारा माइंड में चलता है 2/5, ठीक है। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू होती है 2/5। मैं अगर मान लूं कि ओरिजिनली अगर मेरी 5 अपस्ट्रीम स्पीड रही होगी, तो 2 कम करके मेरी कितनी रही होगी, 2 कम करके अभी कितनी हुई होगी, 3, ठीक है। 2 मैंने कम कर दिया, अपस्ट्रीम स्पीड मैंने 40% से रिड्यूस कर दिया, तो ये होगी कहानी, ठीक है। मेरी कहानी क्या है कि पहली जो स्पीड थी बोलते अपस्ट्रीम, उसको मैंने 40% से रिडक्शन कर दिया, तो 40% से जब रिडक्शन कर दिया तो अभी कितना बचा होगा, ओरिजिनली अगर मेरी 5 रही होगी तो उस पर 2 का रिडक्शन आया है, तो अभी बची है 3। आई एम प्रीटी श्योर कि आप, मैं अगर पेपर डिस्कस कर रहा हूं तो आप उस लेवल पे अभी हो कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, बेसिक फ्रैक्शन कैसा कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसा कन्वर्ट करते हैं, गेटिंग। चलो, देन इट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द करंट, मतलब ये जो वैल्यू हो जाती है इट इज इक्वल टू द करंट। करंट मतलब वाई होता है, आपको पता है कि ये बोट की होती है इन स्टिल वाटर और ये होती है करंट की स्पीड, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू वाई, ओके, एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 240, ओके, बहुत ही आसान। तो आपको x की वैल्यू समझो कितना कितना दिया है, 240 दिया है, एग्जाम में क्या दिया है, 240। अब मुझे एक बात बताओ, 3 पार्ट की वैल्यू, हमें एक बात पता होती है, रेशो में भी अगर पता करूं मैं तो कितना है, x - y की वैल्यू यहां कितनी है इन टर्म्स ऑफ रेशो, तो 5m है, ठीक है। कितना है, 5m, इन टर्म्स ऑफ रेशो की बात कर रहा हूं मैं, तो 5m है, और 3m की, और y की वैल्यू कितनी है, तो ये 3m है, यहां दिया है। y की वैल्यू कितनी है, 3m, तो x - 3m इक्वल्स टू 5m, तो x कितना होना चाहिए, 8m होना चाहिए, 8m हो गया भाई, 8m। और आपको 8m की वैल्यू कितनी दी है, 8m की वैल्यू सवाल में दी है 240। देन फाइंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना होना चाहिए, तो अपस्ट्रीम स्पीड 5m की वैल्यू कितनी, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, तो 5m की वैल्यू कितनी, 5m की वैल्यू कितनी, तो आपको चाहिए अपस्ट्रीम मतलब क्या है, तो x - y है कि नहीं है। तो आपको पता है कि अभी हमने इसकी वैल्यू कितनी है, 5m, तो 8m की वैल्यू इतनी, 8m की वैल्यू, 8m की वैल्यू अगर 240 है तो 5m की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते क्या, तो 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो कितना होना चाहिए, 150, ठीक है। कितना होना चाहिए, 150। एज अ स्टूडेंट अगर मैं होता तो इतना सब कुछ नहीं करता, मैं क्या करता, इसको ओरली करने की कोशिश करते। ओरली कैसा होता है, एक लाइन में बता देता हूं मैं एज स्टूडेंट, ये आपको समझाने के लिए लिखा, मुझे यही से ही समझ में आता है कि भैया इसकी वैल्यू होती है 2/5, कितनी होती है, 2/5, ठीक है। 2/5 5 पार्ट्स की वैल्यू
और उसने क्या बोला है कि पांच, ओरिजिनल पांच होती तो दो कम करके तीन हो जाती है, तो तीन पार्ट की वैल्यू उसने सवाल में दिया है हमको, सवाल में दी थी कि वो बोल रहे हैं इट इज इक्वल टू वाई, मतलब ये है वाई की वैल्यू, तो वाई तीन है और एक्स माइनस वाई कितना है, पांच है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस वाई बराबर पांच है, ये वाला है ना, एक्स माइनस वाई पांच है, और मुझे ये पता है कि वाई की वैल्यू अगर तीन है तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो आठ होनी चाहिए, तो आठ पार्ट की वैल्यू कितना, 240, तो पांच पार्ट की वैल्यू कितनी, बस इतना करके आपको आंसर देना था, ठीक है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू माइंड में ही चलता है, अपस्ट्रीम मतलब एक्स माइनस वाई की वैल्यू पांच है, उसमें वाई की वैल्यू तीन दे दी है, इसका मतलब एक्स कितना है, तो आठ है, आठ पार्ट की वैल्यू 240, तो पांच पार्ट की वैल्यू कितनी, बस ओरली। चलो, अ मैन इन्वेस्टेड एक्स एंड टू एक्स एट अ सिंपल इंटरेस्ट का आसान सा सवाल था ये, कुछ भी नहीं था। A man invested X rupees and rupees 2x at 15% simple interest at 8% compound interest compounding annually, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सी आई एस आई का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है। ओके, तो एस आई एंड सी आई। अब मान लेते ये एक्स कुछ है ही नहीं, एक रुपया है, क्या है, एक रुपया है, हम मान लेते एक रुपया, क्योंकि आपको कैलकुलेशन आखिर में उसने क्या पूछा है हमको, भैया एक्स पूछा है, ठीक है, आखिर में हमको क्या पूछा है, एक्स पूछा है। तो एक्स की वैल्यू देखते हैं, उसने अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया तो इसका एसआई कितना रहा होगा, 2 साल का, 2 ईयर्स का, तो एसआई कितना रहा होगा, एक रुपया मैंने दिया और 15% से 2 साल के लिए 15 × 2, ठीक है, तो कितना रहा होगा, ये कैलकुलेशन किया तो 30 रुपए उसको एसआई मिला है, ठीक है, ऐसा कर लिया। और 2x मतलब यहाँ 2x, 2 रुपए उसने इन्वेस्ट किए 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आपको ये और एक बात पता होनी चाहिए, इफेक्टिव परसेंटेज हम कैसा निकालते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, है ना, तो ये कितना आता है, 8 प्लस 8 प्लस 8 इंटू 8। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला कैसा होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, 8 प्लस 8 प्लस 8 बाय 100, तो ये आता है 16.64, तो ये क्या हुआ, परसेंटेज, ठीक है। तो इस पे मैंने अगर 16.64 परसेंटेज जब निकाल दूं तो कितना होता है, 16 का डबल कितना होता है, 32, ठीक है, 32, और 32 का 33.28 होता है, ये सब जब जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका डबल कितना होता है, 33.28, है ना। अब हमने एक्चुअल अमाउंट भी मानी तो परसेंट यहां निकालने के बाद ये बचता इतना, ठीक है, ये परसेंट निकालने के बाद। अब कॉमन कॉमन चीजें हैं तो हम सब हटा देते, परसेंटेज भी हटा दे, क्योंकि दोनों जगह कॉमन चीजें ही है, तो कुछ नहीं। हाँ ओके, ये तो समझ आया। अब क्या बचा है आगे, कुछ बचा ही नहीं, बस इतनी वैल्यू थी और इतना ही माइंड में कैलकुलेशन करना था। उसके बाद बोला है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इज 820। देखो, अगर यहाँ प्रिंसिपल सेम होती तो हम डायरेक्टली परसेंटेज का इफेक्टिव परसेंटेज लेते और सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ परसेंटेज भी अलग अलग दिया भाई ने, दोनों परसेंटेज वैल्यू भी अलग अलग और प्रिंसिपल भी अलग अलग है, तो कुछ भी नहीं। अब दोनों का डिफरेंस देखेंगे कि कितना होता है, 3.3828 की वैल्यू हमको सवाल में दी है 820, तो हमको x की वैल्यू निकालना, तो एक की वैल्यू कितनी, हमने x को क्या माना था, 1 माना था ना, तो 1 की वैल्यू कितनी, तो ये काट दो, कितनी बार जाता है 328, तो आप देखेंगे 820 डिवाइडेड बाय 328 इंटू 100, क्योंकि 100 मैंने इसलिए किया कि दो डेसिमल हटाने के लिए, तो ये शायद 4 से काटेंगे तो कितना जाता है, 4 8 चुक 32, 4 दूने 8, हाँ, तो 82 से देखो 82 कट गया, और 1000 कितना है, 1000, 10,000 है, एक जीरो खा लिया मैंने, 10,000 अपॉन 10,000 अपॉन 4 जो करते हैं तो 25,000 आपका आंसर आता है, ठीक है। इसको डिवाइड जब करेंगे, 2 पॉइंट्स लगाना मैं भूल गया, तो कितना आना चाहिए, 25,000, और एक जीरो चाहिए था उसमें। आई होप यू गॉट दिस, ऑप्शन नंबर 1 होता है। आगे, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ए मीटर एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 400 मीटर है एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज x मीटर। ओके, दो ट्रेन है, लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज x मीटर मोर देन ट्रेन है, अच्छा अच्छी ऐसी बात है, चलो, तो लेंथ ऑफ ए आपको गिवन है 400 मीटर एंड लेंथ ऑफ द ट्रेन बी इज x प्लस 400 मीटर, ऐसी बात है। ओके, इफ द स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन इज इक्वल, मतलब दोनों की S1 इक्वल्स टू S2, दोनों स्पीड सेम है, क्या है भैया, S1 और S2 दोनों सेम है, कोई बात नहीं, and they cross the pole in 16 and 24 seconds respectively, then what is the time take B train will take to cross a 400 मीटर लॉन्ग, कुछ भी नहीं था इसमें, जिसको हैक समझ में आया उन्होंने तुरंत आंसर किया होता।
तो देखो 16 एंड 24, मतलब मुझे एक बात बताओ, स्पीड अगर दोनों की सेम है और ट्रेन ए को 16 सेकंड लग रहे हैं और ट्रेन बी को 24 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, ट्रेन ए को कितना लग रहा है, ट्रेन ए को 16 सेकंड लग रहे हैं और ट्रेन बी को 24 सेकंड लग रहे हैं, क्यों लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है क्यों लग रहे होंगे। अब दोनों की स्पीड तो सेम है, अगर स्पीड डिफरेंट होती, अलग अलग होती, तो हम कैलकुलेशन में नहीं ले सकते थे क्योंकि दोनों का इफेक्ट अलग आता, लेकिन स्पीड तो सेम है दोनों की। अगर 400 मीटर चलने के लिए ट्रेन को 16 सेकंड लग रहे हैं ट्रेन ए को, और 400 प्लस समथिंग चलने के लिए, मतलब एक्स चलने के लिए उसको 24 सेकंड लग रहे हैं दूसरी ट्रेन को, अब स्पीड दोनों की तो सेम है। मुझे एक बात बताओ, अगर इसको 400 मीटर चलने में 16 सेकंड लगे हैं, तो 200 मीटर चलने में कितना लगा होगा पहली ट्रेन को, ऑब्वियस है 8 सेकंड लगा होगा, 8 सेकंड लगाओ, क्योंकि 8 सेकंड मैं क्यों ले रहा हूं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 सेकंड का, 8 सेकंड का डिफरेंस है दोनों का। अगर 8 सेकंड का डिफरेंस है, इसका मतलब उसने x की वैल्यू क्या है, यहां से 200 है, बस डायरेक्ट ही निकल के आई कि x की वैल्यू क्या है, तो वो है 200। हमको x ही तो निकालना था, क्योंकि फाइनली उसने क्या पूछा है कि ट्रेन बी का लेंथ चाहिए था और प्लेटफॉर्म के साथ वो चलने में कितना समय लगाएगी, तो जाहिर सी बात है बस x की वैल्यू तो हम गए मिल गई। अब फाइनली क्या चाहिए, देखो फाइनली क्या चाहिए, उसने बोला है कि बी ट्रेन लेंथ ऑफ द ट्रेन बी, लेंथ ऑफ ट्रेन बी प्लस प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म कितना है, तो वो है ट्रेन बी की लेंथ कितनी है, तो 600 मीटर, मतलब x प्लस 400 जाती है 600 मीटर, प्लस 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है, तो उसको तो वो चलेगा क्या, कौन सी स्पीड से चलेगा, तो उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड क्या है वो भी हम निकाल लेते हैं। उसकी स्पीड क्या दी है, हमको दी है ना यहाँ पे, तो 600 अपॉन उसकी स्पीड 400 200, उसकी स्पीड क्या है, तो हम एक्चुअल निकाल लेते हैं, तो उसकी स्पीड है ट्रेन बी की या एक ही, तो सेम ही ट्रेन है तो कुछ नहीं है, तो 400 अपॉन दोनों की स्पीड तो सेम है, 400 अपॉन 16, ये उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड है, तो बस इतना सॉल्व करना है हमको, ये उसकी स्पीड है। तो मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, तो ये 1000 हो गया, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो 1000 अपॉन 400 इंटू 60, तो कितना होता है ये, तो इसको काटेंगे हम तो ये 2.5 टाइम जाता है, या फिर 0 काट दो, 4 से 4 कर देते, तो आपका आंसर आना चाहिए 40 सेकेंड, 40 सेकेंड क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका आंसर 40 सेकेंड। सो हाउ मच टाइम डज इट टेक, 40 सेकेंड। अब आप बोलोगे सर इतना सब कुछ आपने लिखे, हम कब लिखे और कब सॉल्व करें, अरे आपको एग्जाम में बताना थोड़ी ना होता है किसी को, बस खुद को सॉल्व करना होता है ना। इसलिए देखो, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो मुझे समझ में आया कि दोनों की स्पीड सेम है और टाइम का, तो यहाँ 400 मीटर है और x मीटर ज्यादा है, इसका क्या मतलब है कि 8 सेकंड में भैया पहली ट्रेन जा रही 400 मीटर, मतलब 2 सेकंड में वो जाएगी 200 मीटर, समझ रहे हो, दो 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 16 सेकंड में, सॉरी 16 में जा रही है 400 सेकंड, तो 8 में जाएगी, 8 सेकंड में जाएगी 200 मीटर, तो यही तो x की वैल्यू है, वही तो x की वैल्यू है। अगर आपको पता चल गया है कि x की वैल्यू 200 है, तो फिर 200 प्लस 400 प्लस 400 और अपॉन, अपॉन में कितना डालेंगे, अपॉन में क्योंकि उसकी स्पीड देखो तो 400 अपॉन 60, तो ये इसकी स्पीड है, तो इसको सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, बस इतना सॉल्व करने में कितना समय लगेगा, बस ओरली आंसर आ जाता है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, कुछ भी नहीं था, जिनको अगर प्रैक्टिस अच्छी है और कॉन्सेप्ट पता है तो वो ओरली कर देंगे। जैसे क्या बोला है, a इज 40% लेस देन b, ओके, a इज 40% लेस देन b, a एंड b है, तो उनकी एफिशिएंसी का रेशो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एफिशिएंसी का रेशो बोला है कितना है, 40% लेस का मतलब होता है 40%, अभी मैंने लिखा था 2/5, मतलब b अगर 5 है, b की एफिशिएंसी अगर 5 है, तो a कितना 2 कम करके होगा 3, ठीक है, फॉर a इज 40% लेस, ये तो बात होगी। चलो एफिशिएंसी एंड हु, मतलब b कैन डू द सेम वर्क इन 20% लेस टाइम देन c, ओके, तो b एंड c का टाइम का रेशो दिया है हमको, तो अगेन यहाँ 20% लेस का मतलब होता है 20% की वैल्यू होती है 1/5, टाइम लेस देन c, अगर c को 5 टाइम लगता है तो इसको 4 टाइम लगेगा, ठीक है, c को अगर देखो, c को अगर टाइम का अभी रेशियो 20% लेस का मतलब होता है 1/5, 1/5 मतलब c को अगर 5 लगता है तो b को 4 लगेगा, अभी ये डिटेल कॉन्सेप्ट में हम बाद में सीखेंगे, ठीक है, 4 यहां लगेगा, तो यहां टाइम का दिया है, और आपको एक बात पता होती है कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफिशिएंसी, आपको पता है उल्टा रिलेशन होता है, मतलब बी एंड सी का जो रेशो है टाइम का, ये तो टाइम का है ना, ये टाइम का रेशो, तो हमको एफिशिएंसी का रेशो कन्वर्ट करना है, तो इसका एफिशिएंसी का रेशो क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी का रेशो,
तो मैं लिख देता हूँ क्या होगा 5:4 का उल्टा हो जाएगा 5/4। तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अभी बी एन ए आ गया और सी आ गया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, सी की एफिशिएंसी रही होगी, बी की एफिशिएंसी ये उल्टी हो जाती है ना क्रॉस करके, बी की एफिशिएंसी 5 हुई होंगी तो वो तो ऑलरेडी है, और सी की 4 रही होगी एफिशिएंसी। मिल गया हमको सबके एफिशिएंसी का रेशो। एक बार एफिशिएंसी का रेशो मिल गया तो बस कहानी खत्म ही हो जाती तीनों के। अभी आपको यहाँ क्या क्वेश्चन में दिया था, एक जगह दोनों के एफिशिएंसी का रेशो दिया है, रिलेशन दिया है, और एक जगह उनके टाइम पीरियड का रेशो दिया है, ठीक है, टाइम का रेशो दिया था, बस उतना एक कन्वर्जन करना था। तो ये क्या है, तो हमने निकाला है एफिशिएंसी का रेशो, बस एफिशिएंसी का तीनों का रेशो आ गया। अब क्या बोला है आगे, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 12 डेज। मुझे एक बात बताओ, कोई काम करने के लिए उसको 80% वर्क करने के लिए उसको 12 दिन लग रहे हैं, तो 100% काम करने के लिए कितना समय लगेगा, आप निकाल नहीं सकते हो। तो ये कितना होता है 4/5, तो ये 3 से काट देते हैं और 5 दिया 15, तो उसको पूरा काम करने के लिए 15 दिन नहीं लगेंगे। चलो, मतलब काम कितना है हमारे पास, पूरा काम करने के लिए कितना है, तो अगर मैं बोलूं कि 15 इंटू ए एन बी मतलब 5 + 3, इतना हमारे पास टोटल वर्क है, ये है हमारा टोटल वर्क, ठीक है, ये टोटल वर्क है। अब क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी टुगेदर। अच्छा, बी एंड सी मिलके तो काम करेंगे, यही काम बी एंड सी काम करेंगे, लेकिन मिलके करने के बाद भी कैसे करेंगे, वो मिलके करने के बाद भी 60% ही काम करना है। तो इस वैल्यू का 60% मतलब कितना होता है, तो 15 इंटू 8 और इसका 3/5, 60% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3/5। तो 60% ही काम हमको करना है, और कौन करेगा ये वाला काम, कौन करेगा, तो उसको डिवाइड कर देते, तो कौन करेगा, बीएनसी बोला है ना, बीएनसी की एफिशिएंसी कितनी है 5 + 4, तो इतना कितना होता है, तो 15 इंटू 8 इंटू 3/5 अपॉन 9, ठीक है। तो मैं यहां से यहां कर देता हूं डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो अभी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो कौन सा कटता है क्या कटता है देखते, 5 से ये 3 बार जाएगा, 3 से 9, 9 कट गया, तो बचेगा 8। तो आपका आंसर होना चाहिए 8 डेज, ना समझे, कितना होना चाहिए 8 डेज। बहुत ही आसान है, आपको इतना एक्सप्लेन किया फिर भी मुझे इतना समय लगा, अदरवाइज मैं एज ए स्टूडेंट होता तो मेंटली क्या करता, उनके रेशो को कन्वर्ट कर देता और डायरेक्ट ही कर लेता। अब जैसे एक लाइन में अगर करना है तो कैसे करते, देखो मुझे अगर रेशियो मैंने कन्वर्ट करने के बाद A/B/C का रेशियो हमने मिला था, क्या मिला था 3:5:4, ये उनका एफिशिएंसी का रेशियो था, एक लाइन में हमने निकाला था ये। अब ये रेशियो निकालने के बाद वाली प्रोसीजर क्या है मैं बता देता हूं, आप एक बार में करते। उसने क्या बोला था, ए एंड बी कैन टुगेदर कैन कंप्लीट 80% ऑफ वर्क इन 10 डेज। 80% वर्क मतलब 4/5 हो गया, 4/5 वर्क करने के लिए भाई साहब ने कितना टाइम लगाया, 12 डेज लगाए, कितना लगाया 12 डेज लगाए। तो आप या डायरेक्टली निकाल सकते हो कि भाई 12 डेज 12/4 × 5, ये हो गया पूरा काम, ठीक है। और ये काम करने के लिए उन्होंने पूरा काम करने के लिए इतना समय उनको लगा होगा, ये पूरा काम है। अभी हमको चाहिए था कि उनकी ए एंड बी की एफिशिएंसी, ठीक है, तो उनकी एफिशिएंसी, ये तो पूरा 15 दिन हो गए और टोटल काम निकालना है, तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है ए एंड बी की, तो 8 है, ये हो गया पूरा काम, इतना पूरा काम हो गया। अभी इसी काम को जब 60% काम बी एंड सी कंप्लीट करेंगे, 60% मतलब होता है 3/5, ये हो गया 60% काम, और यही काम कौन करेगा, बी एंड सी करेगा। तो 5 और 4 कितना होता है 9, डायरेक्टली मैं यहां लिख देता, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो ऐसा करता, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो इस तरह से करता, मैं एज अ स्टूडेंट होता तो ऐसा करता, सही है। ये कुछ भी ना कहते हुए, कुछ भी ना लिखते हुए मैं डायरेक्ट एज अ स्टूडेंट ऐसा करता, तो ऐसा करता। तो देखो अभी काट के देख लेते हैं हम, 5 से 5 कट गया और क्या बचा है 3, 3 से ये 9 कट जाएगा, 4 से ये 3 कटेगा और 3 से ये 3 कटेगा और 9 चला जाएगा, तो बचा क्या 8 डेज में, बस यही मैं एज अ स्टूडेंट करता, ठीक है। कितना करता, 8 दिन में ये काम खत्म हो जाता। चलो आगे चलते भाई, पेरीमीटर, let me see the what is the length of the video। चलो अभी बाकी है टाइम, we have a time, we can discuss 3 4 4 questions, 39 we can discuss further।
पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 400 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपको पता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये क्या होता है पेरीमीटर, इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो लेट अस की स्क्वायर की साइड है एस और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पेरीमीटर होता है। और आपको हुज एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया एस स्क्वायर इक्वल्स टू 400, तो एस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए भैया, प्लस माइनस 20। तो एरिया तो नेगेटिव, साइड तो नेगेटिव नहीं होती है तो पॉजिटिव, एस की वैल्यू यहां से आ गई 20। एस अगर 20 है, एस अगर 20 है तो आप यहां से निकाल नहीं सकते कि एल प्लस बी निकाल सकते हैं। आगे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40% मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर। अच्छा, मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर कितनी है 20, उसका 40% मतलब 14/10, या फिर डायरेक्ट मैं लिख दूं 7/5 है। और ये क्या है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल मतलब ये है एल, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। 40% ज्यादा मतलब होता है 7/5, या फिर 14 × 2 भी कर सकते हो आप, तो डायरेक्ट 28 आएगी। तो यहां से कितना निकल गया था, एल आपकी आएगी 28। ठीक है, एल अगर आपकी 28 है तो इस इक्वेशन में हम डाल देते हैं, इस इक्वेशन में 2 इंटू एल कितना है 28 प्लस बी इज इक्वल्स टू एस की वैल्यू है 20 इंटू 4, तो ये 2 से ये 2 कट गया तो कितना आ गया 80। तो 28 प्लस अगर 80 आ गया, 28 प्लस बी इक्वल्स टू अगर 80 आ गया तो बी की वैल्यू कितनी आई होगी, बराबर नहीं सॉरी 40 है, 20 दूनी 40 है, 80 नहीं है 40, तो बी आया गया यहाँ से 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई 12। ओके, सो व्हाट इज फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एल कितना है आपका 12, एल कितना है आपका 28 और बी कितना 12। 12 इंटू 28 करना अगर जान पे आता होगा, नहीं करते आया होगा तो 30 इंटू कर लो। आप कैसे कर सकते हो, 12 इंटू 28 करने से अच्छा, अभी देखो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं, 8 दूनी 16, तो यूनिट डिजिट में 2 ऑप्शन ऐसे हैं। ओके कोई बात नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं 24 14। ओके एक काम करते हैं, 12 इंटू 2 24 14, ठीक है 12 8 96 और 12 दूनी 24, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 6 9 4 13, 36 आना चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट में आना चाहिए 36। तो 3 3 9 4 13, तो लास्ट के 2 डिजिट में 36 आना, 336 आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ओके चलो आगे चलते, आगे चलते, समझ रहे हो। उसके बाद आगे देखो, क्या बहुत ही बढ़िया सवाल है। शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल जीन्स एंड पैंट्स। ओके, कौन सा सवाल है, कौन सा सवाल है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का। शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल्स जीन्स एंड शर्ट्स, जीन्स एंड शर्ट्स है, ये मेमोरी बस पेपर है 2021 में आया हुआ एसबीआई पीओ प्री का। ठीक है, जीन्स एंड शर्ट्स 2 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज इतना मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट्स। पिछला सवाल, पिछला सवाल हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते थे। अब इसमें अब बस एक ही है कि भैया ऑप्शंस देख देख के खेल लो। चलो अब ऐसा है, ये कहानी क्या कह रहा है कि शॉपकीपर हैज 2 आर्टिकल जीन्स एंड शर्ट्स है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज इतना मोर देन the shirts and the cost price of the jeans is increased by 30, then it is sold for rupees this and the profit is this. If the shirt marked up 15% above cost price, then find the mark price of the shirts. Okay, अब देखो डिटेल सॉल्यूशन में पहले बता देता हूं इसका क्या होना चाहिए था, और फिर बाद में बता देता हूं कि भैया मैं एज ए स्टूडेंट होता तो कैसे उसको अप्रोच करता, क्योंकि सवाल में क्या दिया है हमको वो समझना चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की वो पहले देखना है। ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट पहले तो मैं एज ए स्टूडेंट इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताता, बाद में बताऊंगा कि ट्रिक क्या है। जैसे ये जीन्स है और फिर क्या है शर्ट, ठीक है जीन्स एंड शर्ट, जीन्स एंड शर्ट अगर है तो आपको यहाँ पे सीपी दिया हुआ है, दोनों का क्या दिया हुआ है सीपी। तो जीन्स का क्या बोला है, यहाँ परसेंटेज भी दिया है दोनों के रिलेशन। लेट अस सपोज 32.5%, इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो इसको मैं लिख सकता हूं 65/2 इंटू 100, ऐसा लिखते थे। तो ये सॉल्व जब करेंगे तो 13 ये आता है 40, क्या आता है 13/40, सॉल्व जब करेंगे ये हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते आना चाहिए। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज 32.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट्स। तो मतलब अगर कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स अगर 40 है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज मोर देन, तो कॉस्ट प्राइस अगर ये अगर है किसकी है, शर्ट की अगर इतनी है, डिनोमिनेटर अगर 40 है, मतलब इसकी अगर 40x है तो ऊपर इतना ज्यादा है 13 ज्यादा, मतलब इसमें 13 ज्यादा जोड़ के 13 ज्यादा जोड़ के यहां होना चाहिए 53x, हो गया। ओके, तो ये हो गया कन्वर्जन पहला। इतना करने के बाद आगे उसने क्या बोला है भाई
ये कॉस्ट प्राइस है। अभी क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द जीन्स इज इंक्रीज बाय 30%। ओके, सीपी को हमने कितना इंक्रीज किया, 30% से इंक्रीज किया है। तो सीपी को इंक्रीज करने के बाद ये 53 जीन्स बोला है ना, तो 53x को हमने कितने 30% से, मतलब मैं डायरेक्ट कर देता हूं 13/10, ठीक है। 13 बाय नई वाली, ये क्या बन गई, अभी नई सीपी बन गई, CP1, मैं इसको नाम देता हूं CP1, ये बन गई उसकी, इसको इंक्रीज कर दिया इतने से। एंड सोल्ड इट, आगे क्या बोला है भैया, सोल्ड किया है 25% प्रॉफिट पे, तो इसको भी अब मुझे चाहिए एसपी ऑफ जीन्स, है ना। तो इसको मैंने क्या कर दिया 50, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जैसे कि वैसे ही रखूंगा 13/10, और इसको मैंने 25% प्रॉफिट मतलब होता है 5/4, ठीक है, मतलब 1/4, और उसका 1 बढ़ा के 5/4 होता है, डायरेक्ट ऐसे लिखते आना चाहिए आपको। और इसकी वैल्यू हमको दी है सवाल में 4134, ठीक है, 4134। तो दोस्तों देखो, ये सब हम जब सॉल्व करेंगे, ये जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट बता दूं। तो इसकी वैल्यू आती है 21 बराबर एक्स की वैल्यू कितनी आती है 21, ठीक है। 21 जब आता है तो हमको चाहिए था, उसने क्या बोला है, इफ द शर्ट मार्क्ड अप 15% अबव, अगर मैं शर्ट को 15% अबव मार्क कर देता हूं तो देन द फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द शर्ट। तो हमको इसको पहले मार्कअप करना है, तो इसको मैंने मार्कअप कितना 40x को, क्योंकि एक सीपी है, सीपी पे मार्कअप कितना होता है 15% का, 15% का मैं क्या कर रहा हूं, मार्कअप कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है 40x इंटू 23/20, 15% की वैल्यू होती है 115, तो उसका सॉल्यूशन अब जब निकालेंगे तो 23/20, तो ये हो गया उसका मार्कअप। तो फाइंड द मार्क प्राइस, तो ये आपकी हो जाएगी MP, ठीक है। अब x की वैल्यू 21 यहाँ रखोगे, पूरा सॉल्व करोगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई होता है, मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी। ये तो होगी आम जिंदगी, मतलब हमने एज अ स्टूडेंट जिसको कुछ भी नहीं पता उन्हें ऐसा करना चाहिए। ओके, ये तो हो गया, एज अ स्टूडेंट आप करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट होता, एक स्मार्ट स्टूडेंट, और मैं डायरेक्ट सवाल पे जाता, ये सारी चीजें हमको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब देखो, और एग्जामिनर भी चाहता है कि आप थोड़ा स्मार्ट बनो, क्योंकि आप SBI PO बनने वाले हो, ठीक है। तो क्या चाहिए था मैं बताता हूं, एक लाइन में इसको आंसर कैसे करते हैं, ठीक है, एक लाइन में कैसा करते हैं, क्योंकि हमने सवाल पे आखिरी पढ़ना था, आखिरी क्या गिवन है हमको और क्या जरूरत है हमारी वो पढ़ना चाहिए। तो जैसे हमने लास्ट वाला सवाल था, इफ द शर्ट मार्क्ड अप बाय 50, अब 15% अबव द कॉस्ट प्राइस, देन फाइंड द मार्क प्राइस निकालनी है, वो भी शर्ट्स की। तो इससे काहे तकलीफ लेंगे हम, फालतू में जीन्स की वैल्यू निकालो और काहे करेंगे, इससे अच्छा डायरेक्टली मैं देता हूं, हमारे पास इनका दोनों का रिलेशन आ गया, 40x आ गया। अब मुझे चाहिए 15% अबव, 15% अबव चाहिए। 15% अबव का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब भी हम कोई चीज को 15% अबव मार्कअप करते हैं तो वो होता है 23/20, क्या होना चाहिए 23/20 का रेशो बन जाता है। ये परसेंटेज में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, कैसे 23 होता है, 20 कैसे आता है, सब कुछ, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अगर ये 23/20 होता है तो आप जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसको मार्कअप ही तो करोगे, इसको मार्कअप करोगे। 15% से आप जब मार्कअप करोगे तो ये माइंड में चलता है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे इस चीज को, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 40x को 40x को जब 23/20 करोगे, और जो भी आपका आंसर होगा दैट विल बी MP, ठीक है। नाउ आई विल फोकस ऑन द ऑप्शंस, हम है अभी फोकस करेंगे कि ऑप्शन में क्या गिवा है, जो भी आंसर होगा दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 23, दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 23, कोई भी ऑप्शन आप अगर जब उठाओगे तो दैट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 23। तो अब देखते हैं ऑप्शंस में डायरेक्ट जाके, और एग्जामिनर अगर यही चाहता है तो ऑप्शंस वैसे नहीं देगा, वो ऑप्शंस वैसे नहीं देगा कि जो दो नंबर सेटिस्फाई, क्योंकि ही डजंट एक्सपेक्ट कि आपने उसको सब कुछ सॉल्व करो फिर सॉल्व करने के बाद आंसर करो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो पहला ऑप्शन आपको देखते ही समझ में आया कि दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 23। चलो ठीक है, दूसरा ऑप्शन हम टेस्ट करके देखते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपका थोड़ा फास्ट। तो 23 से डिवाइड करें, 23 वन जा 23 9 जा 207, 207 होता है, 29 7 जा 207 होता है, 29 23 9 जा 207 होता है, ठीक है। तो 9 से गया 207, बचा कितना 13, और 23 6 जा 138, हाँ 23 6 जा 138 होता है, तो आपको 23 का टेबल भी आना चाहिए। तो ये दूसरा ऑप्शन तो 23 का मल्टीपल है, ओके, ये तो आंसर आपका आ गया। अब आगे देखते हैं हम, आगे आगे अगर 23 का मल्टीपल है क्या, तो ये 2280 अपॉन 23, 23 का कितना आता है 23 9 जा 9 जा आता है, और बचे कितने 23 9 जा 207, 207 और आगे कितने बचते हैं 23, 230 होता है तो दो कम कर ले तो 21 बचता है, तो 210 तो नहीं होता है, तो मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। अब इसके बाद 28 20
28 20 डिवाइड होता है क्या 23 से, तो 23 अंदर 23 बचे कितने 5, 23 का ये भी नहीं कटता है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं कटता, अब चौथा ऑप्शन भी नहीं कट रहा, अब बचा है 2084। आपको 23 का टेबल बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो 23 23 नंबर 2 से 7 बचा 1 तो 12, ये भी नहीं कटता। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। समझो क्या करना था, ये चाहिए था जस्ट ऑप्शन की हेल्प से आपने सॉल्व करना चाहिए था, और मैं स्टूडेंट होता तो ऐसा ही करता, क्योंकि मैं ज्यादा क्वेश्चन पे फोकस करता। गेटिंग माय पॉइंट? चलो आगे चलते। आखिरी सवाल हम बचे हैं, अभी अरिथमेटिक से सवाल बचे हैं, इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा, डीआईवी बचा हुआ है, ठीक है, बट वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, एंड आल्सो आई नीड टू गो फॉर द अनदर सेशन, सो वी विल स्टॉप हियर। ओके, चलो यहीं पे रुक जाते हैं, ये सवाल हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, सो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आपको बैच से रिगार्डिंग आपको डिटेल में सीखना है, पर्सनल गाइडेंस चाहिए और हर एक चीज़ को बारीकाई से सीखनी है, तो आपने मेरे हिसाब से जो बैच है वो इनरोल करना चाहिए। इट इज जस्ट अ रिकमेंडेशन, इट इज अप टू यू। बट अगर आपको 2023 का कैलेंडर जो भी आएगा, आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा अभी, वो कैलेंडर के पहले ही आपको खुद को अगर सेल्फ प्रिपेयर रखना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो यू कैन इनरोल एनी ऑफ द बैच। ऊपर जो है स्क्रोलिंग लाइन होती है, वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी गिवन है, तो आप कोई भी नंबर पे कॉल करके मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। यू कैन विजिट आवर सेंटर ऑल्सो विच इज सिचुएटेड इन जगनाडे स्क्वायर, नागपुर, नंदन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।